हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसे वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जानकारी का जो मेन सोर्स है वो वेद है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज की क्लास में हम वैदिक पीरियड शुरू करने वाले हैं और इस क्लास में हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वैदिक काल, जिसे वैदिक पीरियड भी कहते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके टाइम पीरियड की हम बात करें, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक फली फूली थी। और इसके जो अदर नेम्स हैं, वैदिक पीरियड या वैदिक संस्कृति का अदर नेम है, इसे आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके जो मेकर्स थे, ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल है, वैदिक जो पीरियड है, वैदिक संस्कृति के जो निर्माता है वो आर्यंस थे। आर्यों ने इस वैदिक संस्कृति का निर्माण किया था। और इसकी जो जानकारी है हमें, इसका जो सोर्स है वो वेदों को माना जाता है। जो 4 वेद हैं उन्हें इसके नॉलेज का मेन सोर्स माना जाता है। अब बात करते हैं ये आर्यंस क्या होता है। आर्य शब्द के बारे में हम जानते हैं। जो आर्य शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, या फिर आप कह सकते हैं साधु। ये सभी जो वर्ड हैं, मीनिंग है, ये आर्य के होते हैं। आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये भाषा सूचक शब्द है। ये भाषा की हमें जानकारी देता है। जो आर्य है इसका सबसे पहली बार हमें उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका सबसे पहली बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग किया गया है। और जो आर्यंस थे वो नॉर्डिक जाति के थे। आर्यंस जो है वो नॉर्डिक जाति के थे। अब बात कर लेते हैं हम, जो आर्यंस थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे। कहाँ से आए और कौन थे, इस बारे में हिस्टोरियन में अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए इस बारे में कि आर्यन कहाँ से आए थे, वो कौन थे, क्यों यहाँ पर इंडिया में आकर वो बस गए थे। तो सबसे पहला है नॉर्थ पोल। सबसे पहले कहा गया कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से आए थे, और ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक बुक थी, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखी थी और इसमें उन्होंने बताया कि जो आर्यन थे वो नॉर्थ पोल के निवासी थे, नॉर्थ पोल से वो आए थे।
दूसरा जो थ्योरी है वो है कि ये तिब्बत से आए थे। तिब्बत के रेजिडेंट थे, तिब्बत के निवासी थे और ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि आर्यन तिब्बत के निवासी थे, वो तिब्बत से भारत में आए थे। तीसरी थ्योरी दी गई सेंट्रल एशिया, कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और ये कहा था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया के निवासी थे, सेंट्रल एशिया से आकर वो भारत में रहने लगे और इसे ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सेंट्रल एशिया वाला जो मत है, जो थ्योरी है, उसे सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। इसे ही माना गया है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके अलावा और भी मत दिए गए हैं, जैसे दूसरे मत में कहा गया है कि जो आर्यंस थे वो कहीं से नहीं आए थे, वो भारत के ही थे। ये कहा था भगवान दास गिडवानी ने। भगवान दास गिडवानी के अनुसार जो आर्यन थे वो भारत के ही निवासी थे और ये इन्होंने कहा अपनी बुक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में। इसके बाद दूसरा मत है सप्तसैंध प्रदेश। सप्तसैंधव, सप्तसैंधव का मतलब होता है जहां पर 7 नदियां बहती हैं। 7 नदियों, 7 रिवर्स वाले एरिया को सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता है। और ये जो एरिया है ये नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया को सप्तसैंधव कहा जाता है। सप्तसैंधव में हमारी कौन कौन सी नदियां आती हैं? जैसे हमारी आती है सिंधु नदी, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। ये सारी जो नदियां हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के, नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में बहती हैं, इस सारी नदियों को सप्तसैंधव का प्रदेश कहा जाता है। और ऐसा मानने वालों में थे अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास ने और डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये थ्योरी दी कि जो आर्यन थे वो सप्तसैंधव प्रदेश के निवासी थे, यहीं के थे। इसके बाद आता है ब्रह्मऋषि प्रदेश। ब्रह्मऋषि प्रदेश यानी जो गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है, बीच का जो एरिया है, उसे ब्रह्मऋषि प्रदेश उस टाइम पर कहा जाता था। तो ये मानना है पंडित गंगानाथ झा का। गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग जो आर्यन थे वो ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। फिर एक थ्योरी आती है कश्मीर और हिमालय प्रदेश की। ऐसा मानना है डॉक्टर एल डी कल्ला का। उनके अनुसार आर्यंस कश्मीर और हिमालय के थे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है देविका प्रदेश की। यानी जो अफगानिस्तान वाला रीजन है उसे देविका प्रदेश कहा जाता है, और ऐसा मानना है ये टी एस त्रिवेदी का। टी एस त्रिवेदी के अनुसार आर्यंस देविका प्रदेश यानी अफगानिस्तान के थे। फिर एक थ्योरी आती है जो यूरोप में हंगरी वाला रीजन है। हंगरी, या फिर आप कह सकते हैं जो डैन्यूब रिवर वाला, नदी वाला जो एरिया है वहां के निवासी थे। और ऐसा मानना है पी गाइल्स का, और ऐसा उन्होंने आर्यंस की भाषा यानी लैंग्वेज और जो आर्यंस के जो वनस्पति थे वो जैसा खान पान खाते थे उसके बेस पर उन्होंने ऐसा माना कि जो आर्यंस थे वो यूरोप के हंगरी और डैन्यूब से यहाँ पर रहते। इसके बाद एक थ्योरी आती है जर्मनी से, जर्मनी प्रदेश से, और ये माना था हॉर्ट हॉर्ट और पेनका ने। हॉर्ट और पेनका के अनुसार जो आर्यंस थे वो जर्मनी के थे, और इन्होंने इसका बेस बनाया उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को। आर्यन के फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर उन्होंने ये कहा। फिर लास्ट थ्योरी है रसिया की। रशिया का किन्होंने माना? रशिया का माना नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग के अनुसार आर्यन रसिया से आए थे। अब जो आर्य है, आर्यंस थे, आर्यंस वो भारत में सबसे पहले कौन से रीजन में आके बसे? वो पहले सबसे पहले जो सप्त सैंध प्रदेश है यानी 7 नदियों वाला जो वेस्टर्न इंडिया है और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर आकर बसे। सप्त सैंध प्रदेश में आकर वो बसे, यानी पंजाब से अफगानिस्तान के बीच में जो एरिया है यहाँ पर आकर सबसे पहले उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब बात आती है इसके सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसके दो सोर्स हैं। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हमारा आ जाते हैं चारों हमारे वेद, 4 वेद, और पुरातात्विक सोर्स में जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन होती हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, और आता है हमारे जो पोट्री होती है, पोट्री या फिर जिसे हम अर्धनवेयर कहते हैं, मृदभांड जिन्हें बोला जाता है, ये हमारे हो जाते हैं पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। इंस्क्रिप्शन हमें आर्यन से रिलेटेड, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन हमें कौन कौन से मिले हैं। तो सबसे पहला आता है
इराक से। इराक से हमें एक 2200 बीसी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसे सबसे पुराना माना जाता है। और ये है हमारा, जिसे हिंदी में बोला जाता है कस्सी अभिलेख और इंग्लिश में बोला जाता है कसाइट्स कसाइट्स अभिलेख। इराक से हमें 2200 बीसी पुराना एक अभिलेख मिला है, और जो कस्सी या कसाइट अभिलेख है ये 1600 बीसी पुराना है, बीसी का है। दूसरा मिलता है हमें सीरिया का, सीरिया में मित्तनी अभिलेख। मित्तनी अभिलेख जिसमें हमें आर्यों के नाम मिले हैं। फिर आता है एशिया माइनर। एशिया माइनर का जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, एशिया माइनर या फिर जिसे वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिला है बोगासकोई, बोगासकोई इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये हमें मिला है टर्की से, टर्की से मिला है, और ये 1400 बीसी का माना जाता है इसे। और जो ये अभिलेख है, ये जो हिट्टी एक कम्युनिटी थी उसका माना जाता है, हिट्टी कम्युनिटी से रिलेटेड ये बोगासकोई अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं के, 4 वैदिक देवताओं का हमें वर्णन मिलता है बोगासकोई में। इनमें कौन से हैं? फर्स्ट है हम इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं वरुण, और चौथे हैं नास्त्य, नासत्य। तो ये 4 वैदिक काल के देवता हैं जिनका वर्णन बोगासकोई अभिलेख में मिलता है। और इसके अलावा इसमें एक खत्ती और मितनी कबीले थे, तो कबीले थे, इनके बीच हुई एक संधि का भी उल्लेख इसमें मिलता है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोट्री। पोट्री में हमें यहाँ की जो पोट्री थी, यानी जो बर्तन थे वहां के, वो कैसे थे? वो गेरू वर्णी, यानी जो गेरुआ कलर होता है उसके मृद भांड, उसके बर्तन मिले हैं, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी टाइम पीरियड के बताए जाते हैं, और जो ये है ये ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड है। दूसरा मिला है चित्रित धूसर भांड, यानी पेंटेड ग्रेवियर, पीजीडब्ल्यू जिन्हें बोला जाता है। और जो ये है ये 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड के हैं, और ये लेटर वैदिक पीरियड के हैं, यानी महाभारत कालीन
महाभारत के समय के, और जो लौह युगीन था ये उस टाइम पीरियड के लिए माने जाते हैं। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स में हम पढ़ेंगे हमारे चारों वेद, चारों वेदों को हम पढ़ेंगे, और ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको समझ आई, अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में लिख के बताइए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।